हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द 21 इरेफुटेबल लॉ ऑफ लीडरशिप। इसका मतलब लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करिए। इनका लेखक का नाम है जॉन सी मैक्सवेल। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। इस किताब में बताया गया है कि एक ग्रेट लीडर बनने के लिए किन गुणों की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाते हैं, आप समझने लगते हैं कि दुनिया के नामी लीडरों में वो कौन सी विशेषताएं हैं जिसने उनको इतना महान बनाया कि लाखों लोग उनको फॉलो करने लगे। रे क्रोक, विंस्टन चर्चिल और मदर टेरेसा के उदाहरणों से समझिए कि उनमें क्या खास था और आप किस तरह एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। यह किताब किनको पढ़नी चाहिए? बिजनेस एग्जीक्यूटिव और सीईओ, जो लोग सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो सीईओ बनना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। किसी बिजनेस की सफलता में सबसे बड़ा हाथ एक अच्छी लीडरशिप का होता है, इसलिए बॉस हर परफॉर्मेंस लिए जवाबदेह होता है। क्या आप खुद को एक बोर्न लीडर समझते हैं? कुछ लोगों को ऐसा लगता है। हो सकता है आप एक रोबदार व्यक्ति हो और हर जगह आपकी ही चलती हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक अच्छे लीडर हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप दूसरों से ज़्यादा डोमिनेटिंग है। दरअसल बोर्न लीडर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लीडरशिप एक स्किल है, अगर आप चाहें तो इसे डेवलप कर सकते हैं। लीडर वो होते हैं जो लोगों को इंस्पायर करें। इस किताब में लीडरशिप के 21 महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर आप इनमें से कुछ नियम भी फॉलो करने लगते हैं तो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। इसके अलावा आप जानेंगे कि किसी जॉब में आपका सिलेक्शन एम्प्लॉयर की उम्र पर भी निर्भर होता है। MC डोनाल्ड ब्रदर्स जिस ऊंचाई पर अपने बिजनेस को नहीं ले जा पाए, वो रे क्रोक ने कैसे कर दिखाया, और एक औरत किस तरह गुलामी के चंगुल से लीडर बनकर उभरी। आज MC डोनाल्ड दुनिया भर में फैल गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी फूड चेन की शुरुआत कैसे हुई थी? 1937 में डिक और मॉरिस MC डोनाल्ड नाम के दो भाइयों ने पासाडेना, कैलिफोर्निया में इसकी शुरुआत की थी। उस वक्त ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट था और हॉट डॉग यहाँ की स्पेशलिटी थी। कुछ साल बाद वे सैन बर्नार्डिनो चले गए। वहाँ अपने काम के तरीके को थोड़ा बदला। अब यहाँ क्यू सिस्टम की शुरुआत हुई, जैसा हम आज MC डोनाल्ड में देखते हैं, और मेन्यू में हैमबर्गर भी ऐड किया गया है। 1952 में इन भाइयों ने सोचा कि अपनी फ्रेंचाइजी तैयार किया जाए। हालांकि इसमें बहुत सी परेशानियां सामने आई। यहाँ हम लीडरशिप के 21 में से सबसे पहला नियम समझेंगे। द लॉ ऑफ द लीड कहा गया है। इसके मुताबिक आपके बिजनेस की ग्रोथ एक चीज़ पर निर्भर करती है, और वह है आपके लीड करने की योग्यता। इसी वजह से MC डोनाल्ड भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उनके पास अच्छी कस्टमर सर्विस और नए आइडियाज़ तो थे, पर लीडरशिप क्वालिटी में वो बहुत पीछे थे। इस वजह से फ्रेंचाइजी उन पर भरोसा नहीं जता पा रहे थे। जब इस परेशानी का कोई हल नहीं मिला तो उन्होंने रे क्रोक से बात की और उनको बिजनेस बढ़ाने का काम सौंपा। रे एक अच्छे लीडर की तरह पूरी जिम्मेदारी से काम में जुट गए। उन्होंने स्किल्ड लोगों को हायर पोजीशन पर अपॉइंट किया, उनकी सैलरी देने के लिए बैंक से लोन लिया, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी तक तोड़ दी और अपनी खुद की सैलरी भी इन पर खर्च करने लगे ताकि काम चलता रहे। नतीजे हैरान करने वाले थे। जहां MC डोनाल्ड भाई सिर्फ 15 डील क्लोज कर पाए थे, रे ने पहले 4 सालों में 100 और अगले 4 सालों में 400 डील क्लोज की। इस नियम से हमने ये सीखा कि
किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर का जिम्मेदारी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई काम या बिजनेस प्रभावित हो रहा है तो इसके लिए लीडर को ही जिम्मेदारी लेनी होगी और इसका नतीजा भुगतना होगा। इसी तरह एक और उदाहरण है जहां ग्लोबल हॉस्पिटलिटी सर्विस नाम की एडवाइजरी फर्म किसी डूबते हुए होटल को बचाने के लिए सबसे पहले बॉस को हटा देने की सलाह देती है। इसी फर्म का मानना है कि अगर होटल की लीडरशिप बेहतर होती तो उन्हें सलाह लेने की नौबत ही नहीं आती। अध्याय नंबर 2, महान लीडरों का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है। उनकी इंस्टिक्ट उनकी सफलता में बड़ी भूमिका निभाती है। द लव ऑफ द लीड हमें यह सिखाती है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो इसकी जिम्मेदारी लीडर की बनती है। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि इसकी नौबत ही न आए। यह काम आता है अगला नियम जिसे द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस कहा गया है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी को लीड पोजीशन पर अपॉइंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि वह कितना प्रभावशाली है। इसका पता उनके पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर ही लग सकती है। मदर टेरेसा, जो भले ही ये काम सीधा सादी महिला की तरह लगती हो, एक बेहतरीन लीडर थी। लाखों लोग उनसे प्रभावित होकर उनकी तरह गरीबों की सेवा करने के लिए आगे आने लगे। लोग उनकी बातें सुनने के लिए अपना काम धाम छोड़कर दौड़ पड़ते थे क्योंकि वे उनका सम्मान करते थे। जिस व्यक्ति कैथोलिक चर्चों से लोगों का भरोसा डगमगा रहा था, उस वक्त भी लोग मदर टेरेसा की लीडरशिप को मानते थे। इन्हीं फॉलोअर्स ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसकी शाखाएं दुनिया भर में फैली है। इस तरह मदर टेरेसा का मिशन उनके न रहने पर भी जारी है। आप दूसरों को प्रभावित करने का गुण कैसे सीख सकते हैं? इसके लिए आपको अपनी इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करना होगा। आपको उन चीज़ों पर ध्यान लगाना होगा जो आपको फॉलोअर्स पर असर डाल सकती है। उदाहरण के लिए आपको यह समझना होगा कि आपके टीम मेंबर्स कैसा महसूस करते हैं। क्या किसी को ऐसा लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है? कोई भी खुद आकर ये बात आपको नहीं बताएगा। आपका इंट्यूशन ही इन मामलों में आपकी मदद कर सकता है। आपको समय रहते ही इन परेशानियों को भांपकर उनको ठीक करना होगा ताकि आपके बिजनेस पर नेगेटिव असर न पड़े। लोगों पर अपनी छाप छोड़ने और उनका मनोबल बढ़ाने का एक और तरीका है कि आप अपने पिछले काम उनसे शेयर करें। जब लोग ये जान जाते हैं कि आप में क्या क्वालिटीज़ है तो उनका यकीन आप पर मजबूत होने लगता है। एक लीडर का भरोसेमंद होना ज़रूरी है। अगर वो खुद के बनाए नियम ही तोड़ने लगे तो उस पर कौन विश्वास करेगा? एक अच्छी लीडरशिप किस तरह धराशायी हो सकती है, इसका बेहतरीन उदाहरण वाटरगेट स्कैंडल है। 70 के दशक शुरुआती दौर में यूएस के राष्ट्रपति निक्सन के कैबिनेट के कुछ लोग गैर कानूनी काम करते पाए गए। इसमें डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के ऑफिस में महत्वपूर्ण कागजात चोरी करना भी शामिल था। इस वजह से निक्सन ने अमेरिकी जनता का भरोसा खो दिया और उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस घटना से हम तीसरा नियम सीखते हैं जिसे द लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड कहा गया है। इसका मतलब यह है कि एक लीडर को लोगों का विश्वास बनाकर रखना चाहिए। लोग ऐसे ही तो किसी को फॉलो नहीं करेंगे। उनको एक ऐसा लीडर चाहिए होता है जिस पर वो विश्वास कर सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो ईमानदारी की मिसाल हो। जब आप नियम तोड़ने लगते हैं तो लोगों का भरोसा आपसे उठने लगता है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं, फिर चाहे किसी को प्रमोशन देनी हो या नौकरी से निकालना हो, सबका एक सही तरीका होता है। अगर लीडिंग पोजीशन पर बैठा व्यक्ति ही इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो भला कौन उसका सम्मान करेगा? लीडर रूल बनाते हैं, वे देखते हैं कि लोग इनका पालन करें। इसलिए अगर आप ही नियमों के खिलाफ जाकर काम करने लगेंगे तो सबको लगेगा कि आप खुद को नियम कायदों से भी ऊपर समझते हैं। निक्सन वाली घटना में भी यही हुआ। जब उनकी नाक के नीचे गैरकानूनी काम होने के बाद सामने आई तो लोगों को यही लगा कि वो नियमों को ताक पर रखते हैं। जॉन अपनी लाइफ से जुड़ी एक घटना बताते हैं।
जब वो सैन डियागो की स्काई लाइन चर्च में सीनियर पास्टर थे। छुट्टियों के दिन थे, इस वजह से चर्च में रोज़ से ज़्यादा भीड़ रहती थी। एक दिन उन्होंने बिना चर्च मैनेजमेंट से बताए बात किए एक एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा करना ज़रूरी था। उनका इरादा सही था पर तरीका गलत। इस वजह से मैनेजमेंट उनसे नाराज़ रहा। मैनेजमेंट का विश्वास दोबारा जीतने के लिए जेम्स को बहुत मेहनत करनी पड़ी। अध्याय नंबर 3। एक दिलेर और ईमानदार लीडर की सब रिस्पेक्ट करते हैं। लीडर को प्रभावशाली और भरोसेमंद तो होना ही चाहिए, पर यह भी ज़रूरी है कि उसके फॉलोअर्स उसे रिस्पेक्ट करें। यहाँ हम समझते हैं द लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। लोग लीडर के रूप में खुद से बेहतर इंसान देखना चाहते हैं। जब उनको अपने सामने एक ऐसा इंसान दिखता है जो उनसे ज़्यादा निडर, काबिल और जुझारू है, तो वो खुद ब खुद उसका सम्मान करने लगते हैं। हैरिट टबमैन इसका क्लासिक उदाहरण है। उनका जन्म 1820 में हुआ था। तब स्लेवरी का प्रचलन था। इस तरह वो एक गुलाम बनकर ही पैदा हुई थी। बाद में वो भागकर पेंसिल्वेनिया आ गई और वहाँ रह रहे गुलामों को अंडरग्राउंड रेल रोड नेटवर्क से भगाने में मदद करने लगी। वो गुलामों के लीडर बन चुकी थी। टबमैन एक स्ट्रॉन्ग विल की महिला थी। उनके साथ काम करने वाले लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, ख़ास तौर पर गुलाम समुदाय के लोग, जिन्हें वो भारी खतरा उठाते हुए आज़ाद करवाती थी। इस काम में बहुत जोखिम था, लेकिन वो कभी नहीं घबराई और लगातार लोगों की मदद करती रही। इस जज्बे ने उनको बहुत सम्मान दिलाया। हर ट्रिप में उनकी मुसीबतें बढ़ती जाती थी। इस बात का डर रहता था कि गुलामों को भागते हुए कोई पकड़ न ले। यहाँ तक कि उनकी मौत पर इनाम भी बढ़ता जा रहा था, पर उन्होंने हालात के सामने घुटने नहीं टेके। इस वजह से वे लोगों के दिलों में जगह बनाती गई। दूसरे शब्दों में कहे तो उन्होंने वह सम्मान कमाया जिसकी वो हकदार थी। अपने जीवन में उन्होंने ऐसे करीब 19 मिशन पूरे किए। दरअसल उन्होंने जिस काम का जिम्मा लिया था उसको हर हाल में निभाया। जिनमें यह गुण होता है, सम्मान उनकी तरफ खींचा चला आता है। एक लीडर होने के नाते आपको भी अपने फॉलोअर्स की भलाई और ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। आज के ज़माने में वफादारी मिलना मुश्किल है। लोग एक कंपनी में काम करते हैं, पर जहां अच्छी सैलरी का ऑफ़र मिला तुरंत जॉब बदल देते हैं। इसी तरह का रवैया हर प्रोफेशन में है, चाहे सीईओ हो, खिलाड़ी हो या उनके कोच। वे उस दिशा में चलने लग पड़ते हैं जहां उनको पैसा दिखता है, लेकिन इस वजह से उनके फॉलोअर्स के मन में उनका सम्मान घटने लगता है। जब आप मुश्किल वक्त में भी अपना कमिटमेंट बनाए रखते हैं तो आपको उसका रिवार्ड भी मिलता है। ऐसे सारे खिलाड़ी और कोच ग्रेट माने जाते हैं जो बुरे वक्त में भी अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ते। जब कंपनी बुरे दौर से गुजर रही हो तब एक अच्छा बिजनेस लीडर अपने लिए नई जॉब ढूंढने के बजाय अपने साथियों की जॉब बचाने की भरपूर कोशिश करता है। लीडर की टीम में अपनी तरह के लोगों का होना चाहिए। आप लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में जान चुके हैं। अब आपको यह समझना होगा कि आप एक अच्छी टीम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले यह सोचिए कि आपको किस तरह की टीम की ज़रूरत है। जवाब में आपको एक ऐसी टीम दिखेगी जिसमें आपके जैसी क्वालिटीज़ हो, ऐसे मेंबर जिनकी उम्र, क्वालिफ़िकेशंस, पर्सनालिटी और लक्ष्य सब आपसे मिलता जुलता हो। इसे द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहा गया है। यानी अगर आपकी उम्र 35 के आसपास है तो आप भी इसी एज ग्रुप के लोग हायर करना प्रेफर करेंगे, न कि 16 या 65 साल के। 90 के दशक में जब इंटरनेट रिवॉल्यूशन हुआ तब ज़्यादातर यंग लोगों ने अपने बिजनेस सेटअप किए और अपने जैसे यंग लोगों को काम दिया। लेकिन एज एक अकेला फैक्टर नहीं है, पर्सनालिटी भी उतना ही महत्व रखती है। हम अपने आसपास अपनी ही तरह के लोग चाहते हैं। इस बात की संभावना न के बराबर है कि एक परफेक्शनिस्ट बॉस किसी ऐसे एम्प्लॉय को हायर करना पसंद करेगा जो अपनी डेस्क बिखेर कर रखता हो, भले ही वह कितना क्वालिफाइड क्यों ना हो। थियोडोर रूजवेल्ट ने भी स्पेन के साथ अमेरिका की लड़ाई में इसी नियम का पालन किया था। रूजवेल्ट
यूएस के नॉर्थ ईस्ट में सेटल्ड एक अमीर घराने से ताल्लुकात रखते थे। वेस्टर्न इलाकों में रहते हुए उनका कुछ समय एक काउबॉय की तरह भी गुजरा। यही वजह है कि यूएस स्पेन वार के लिए उन्होंने दोनों तरह के बैकग्राउंड से लोग चुने। यानी एक लीडर की पर्सनालिटी उसकी टीम के सिलेक्शन और परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जेम्स से पहले स्काईलाइन चर्च में पास्टर डॉक्टर ऑरवल बुचर थे, जो एक बहुत अच्छे लीडर और संगीतकार थे। उन्होंने ऐसे लोग हायर किए जो उन्हीं की तरह संगीत से जुड़े हुए थे। इस वजह से लोग चर्च को संगीत के लिए भी जानने लगे। अध्याय नंबर 4। एक अच्छा लीडर हमेशा सफलता के नए रास्ते खोजता रहता है। वह हमेशा एक ऐसी टीम बनाता है जिसमें भरपूर टैलेंट और एक जैसा नज़रिया हो। जब तक आप सफलता के रास्ते में आ रही मुश्किलों को हराना नहीं सीख जाते, एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। एक अच्छा लीडर कभी कठिन परिस्थिति में समझौता नहीं करता, वह उसका सामना करता है और हवा का रुख अपनी तरफ मोड़कर ही दम लेता है। इसे द लॉ ऑफ विक्टोरी कहा जाता है। विंस्टन चर्चिल के जीवन से इसे आसानी से समझा जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के नेतृत्व में जर्मनी ने यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इंग्लैंड पर बमबारी भी की गई थी। इस मुश्किल दौर में भी चर्चिल ने हार नहीं मानी। वह जीत के नए रास्ते ढूंढ रहे थे। हिटलर के साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए उन्होंने यूएस से हाथ मिला लिया। इसी तरह एक अच्छे लीडर को भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और सफलता के नए रास्ते ढूंढने चाहिए। इसके लिए एक ऐसी टीम तैयार करना ज़रूरी है जो हमेशा जीत को टारगेट करके काम करे। इसके लिए ज़रूरी है कि टीम मेंबर्स में हर तरह की स्किल का कॉम्बिनेशन हो। अगर सब एक ही चीज़ में माहिर होंगे तो काम कैसे होगा। हो सकता है कोई कस्टमर हैंडलिंग का एक्सपर्ट हो तो कोई डॉक्यूमेंट का, किसी की प्रेजेंटेशन स्किल बेहतरीन होगी और किसी की नेगोशिएशन स्किल। इससे बेहतरीन टीम वर्क पॉसिबल हो पाता है। इस तरह आपके पास हर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और आप हर तरह का टास्क पूरा कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि अलग क्वालिटीज़ होते हुए भी इन सब का विज़न एक ही होना चाहिए। अगर सारी अलग अलग दिशा में सोचते रहेंगे तो सफलता कैसे मिल पाएगी। एक स्पोर्ट्स टीम के कोच के उदाहरण से समझिए। एक फुटबॉल मैच में गोल करना टीम वर्क से ही संभव है, पर इसके लिए ज़रूरी है खिलाड़ी एक दूसरे को बॉल पास करें। जब तक उनमें टीम स्पिरिट नहीं होगी तब तक जीत संभव नहीं होगी। आगे आप टाइमिंग का महत्व समझेंगे। अगर आप अच्छी फसल उगाना चाहते हैं तो सही समय पर बीज डालना ज़रूरी है। अगर आप समय से पहले या बाद में बीज बोते हैं तो फसल ख़राब हो जाती है। लीडरशिप पर भी ये बात लागू होती है। इसे द लॉ ऑफ टाइमिंग कहा गया है। गलत समय पर गलत डिसीजन लेने पर नुकसान होगा, पर गलत समय पर लिया गया सही फैसला और भी बुरा साबित होता है। 2005 में जब न्यू ओरलियंस में कैटरीना नाम की एक तूफ़ान आया तब शहर को खाली कराना ही सही उपाय था। लेकिन वहाँ के मेयर रे नागिन ने सरकारी आदेश जारी होने के बाद भी ऐसा नहीं करवाया। वो सोच विचार करते रहे और आधा दिन निकल गया। फाइनली उन्हें शहर को मजबूरी में खाली कराना पड़ा। लेकिन जो काम तब आसानी से और कम नुकसान में हो जाता, समय बीतने की वजह से उसमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। एक सफल लीडर ये जानता है कि फैसला लेने का सही समय क्या है। बिजनेस में यह बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी मौके को हाथ से न जाने दें ताकि नुकसान से बचा जा सके। एक क्लाइंट आपको डील ऑफ़र कर रहा है तो आपको समय रहते उसे क्लोज करने की ज़रूरत है, वरना मौका भी हाथ से जाएगा और क्लाइंट भी। चर्चिल ने समय रहते हिटलर की तरफ से आने वाले खतरे को पहचान कर ब्रिटेन की सैनिक ताकत बढ़ा ली थी और आखिरकार जीत हासिल की। अगर आप भी इन सब नियमों को अच्छी तरह अपने जीवन में उतार लेते हैं तो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और एक अच्छा टीम बना सकते हैं। कुल मिलाकर लीडर का भरोसेमंद और प्रभावशाली होना ज़रूरी है। अपने फॉलोअर्स को रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए आपको ईमानदार और साहसी होना ज़रूरी है।
आप में हर परिस्थिति को अपने मुताबिक ढालने का हुनर होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं।